नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 जो कक्षा 10 की है के पार्ट 7 लोकतंत्र के परिणामों के विषय में पढ़ेंगे। आपने देखा है कि विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, जिसमें लोकतंत्र है, राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है। पर हम लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानते हैं। क्यों हम लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानते हैं? इस व्यवस्था को अपनाने में हम किन परिणामों की उम्मीद करते हैं, और जिन परिणामों की हम उम्मीद करते हैं वो वास्तविक जीवन में पूरा होती भी हैं कि नहीं होती हैं। लोकतंत्र के जो परिणाम हैं, हम उनका मूल्यांकन कैसे करें? इसके लिए लोकतंत्र के कितनी व्यवस्था ये सफल है, यह उसके परिणामों के मूल्यांकन करने से ही पता चलता है। इसके लिए हमको पहले लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं को समझना होगा कि शासन का क्या स्वरूप है, आर्थिक कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समानता का जो विचार है, लोकतंत्र का बेसिक विचार, वो पूरा हो रहा है कि नहीं है, सामाजिक अंतर और टकराव, आजादी और स्वाभिमान वहाँ है कि नहीं है। अगर ये सब है तो वहाँ पर हम मानते हैं कि लोकतंत्र कुछ हद तक चल रहा है। फिर आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, लिंग 2 मैडम के क्लास के बारे में भी पढ़ा था। वहाँ चर्चा भी हुई थी विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के बारे में। तो वहाँ ये पाया गया था कि लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। तो किस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र अच्छी है? लोकतंत्र क्यों बेहतर है? लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। ये सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है। उसके कानून की नजर में सभी लोग समान होते हैं। यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है। फैसलों में बेहतरी आती है। जो भी फैसले लोकतंत्र में लिए जाते हैं, ये माना जाता है कि वह बेहतर फैसले हैं, बहुत अच्छी प्रक्रिया से लिए जाते हैं। टकराव को टालने और संभालने का ये तरीका देता है। मतलब अगर टकराव कहीं हो भी रहा है तो तांत्रिक व्यवस्था से जो है हम उन टकरावों को टाल सकते हैं या उनको संभाल सकते हैं। इसमें गलतियों को सुधारने की भी गुंजाइश होती है। आप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो गलतियां हैं, आप उनको समय रहते सुधार भी सकते हैं। तो अतः यह एक बेहतर शासन व्यवस्था है। अन्य लोकतांत्रिक सरकार, सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र में ये 4 तत्व होने आवश्यक हैं। अगर ये 4 तत्व हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ लोकतंत्र है। वे 4 तत्व जैसे औपचारिक संविधान, चुनाव, राजनीतिक दलों का अस्तित्व और नागरिकों के बुनियादी अधिकार। यदि वहाँ पे औपचारिक संविधान के अनुसार सरकार चल रही है, समय समय पे चुनाव होते हैं, वहाँ राजनीतिक दलों का अस्तित्व है और नागरिकों को बुनियादी अधिकार यदि प्रदान किए जा रहे हैं, तो समझिए कि वहाँ उस देश में लोकतंत्र है। ये तो सिद्धांत के रूप में ये 4 बातें शामिल की गई हैं, पर वास्तव में हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र है, वहाँ के जो परिणाम होते हैं, वहाँ की जो वास्तविक स्थिति होती है, वहाँ की जो सामाजिक स्थिति होती है, वहाँ की जो आर्थिक उपलब्धि होती है, वहाँ की जो संस्कृति होती है, ये सब देशों में अलग अलग होती है। हर देशों की स्थिति अलग अलग है। जो व्यवस्था एक जगह सही है, जरूरी नहीं है कि वह दूसरे देश की सामाजिक परिवेशों के हिसाब से भी फलदायक हो। तो क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज है जिसे हम लोकतंत्र को जज कर सकते हैं? यदि हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, तो हम सोचते हैं कि लोकतंत्र की अवधारणा में ही कुछ दोष है। हम ये नहीं समझते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। यह चीजों को हासिल करने की परिस्थितियां देता है और नागरिकों को उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को स्वयं हासिल करना होता है। वह केवल परिस्थितियां देता है, वह केवल नागरिकों को शिक्षित करता है, स्वतंत्रता देता है, अधिकार देता है। उन अधिकारों, उन स्वतंत्रताओं, उन परिस्थितियों का प्रयोग करके नागरिकों को जो है वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। यह हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने वाली कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये हमें केवल वो परिस्थितियां देता है जिसमें रह करके हम जो है अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। अब लोकतांत्रिक जो सरकार है, उससे हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं।
कि किस तरह की सरकार होनी चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार हम चाहेंगे कि उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन वाली सरकार हो। ये तभी हो सकता है जब वहां नियमित और निष्पक्ष चुनाव हो, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा हो और सरकार के कामकाज पर जानकारी पाने का नागरिकों को सूचना का अधिकार हो। तो इसके लिए लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण जो है वो उनका बरकरार रहना चाहिए। यदि ये है तो हम कहते हैं वहां लोकतंत्र है। यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने के लिए सक्षम होना चाहिए ताकि लोगों के प्रति जिम्मेदार सरकार बन सके और सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। हम इतना जो लोकतांत्रिक सरकार के गुण गा रहे हैं, पर क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? क्या ये प्रभावी सरकार होती है? कुछ लोग मानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार कम प्रभावी होती है। अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्हें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक नजरिए का ध्यान भी नहीं रखना पड़ता है। लोकतंत्र में कोई भी निर्णय लंबी प्रक्रिया के बाद सभी वर्गों और विचारों को ध्यान में रख के लिया जाता है। उसमें लोकतंत्र में कोई भी निर्णय जल्दी नहीं होता है। एक प्रक्रिया फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप कोई भी निर्णय लिया जाता है और इन निर्णयों को लेने में सभी की भावनाओं, सभी के विचारों, नियम, कायदे, कानूनों सबको ध्यान में रख करके ये निर्णय लिया जाता है। इसमें समय अधिक लगता है, पर लोकतांत्रिक सरकारों के फैसलों को जनता मान लेती है क्योंकि ये फैसले प्रक्रिया पूरी करके आते हैं, इसलिए अधिक विश्वसनीय हैं। लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं वे कायदे कानून के अनुसार होते हैं और नागरिकों को यह स्वतंत्रता है कि वे पता कर सकें कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसे ही पारदर्शिता भी कहते हैं। इससे सरकार अधिक जवाबदेह होगी। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। यहाँ पर इन सब बातों से हमें पता चलता है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की तुलना में लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम बेहतर पाते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो लोकतांत्रिक सरकार है वो लोगों की मांगों और जरूरतों को भी पूरा करती है। लोकतांत्रिक सरकार जो है वो कई देशों की मांग है। यहाँ इसमें हम इस मैप में, इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि भारत व भारत के पड़ोसी देश जो दक्षिण एशिया जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर जो है अधिकांश देश जो है। दोस्तों, अब हम लोग ये मैप देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि लोकतंत्र को ही अधिक समर्थन पूरे विश्व में प्राप्त है। यहाँ हम दक्षिण एशिया का हिस्सा देखेंगे। यहाँ पर जो लाल हिस्सा है वो दिखा रहा है कि लोकतंत्र को लोग सबसे अच्छा मानते हैं। जो ऑरेंज हिस्सा है वहाँ पर जो है तानाशाही को कुछ बेहतर मानते हैं और जो ब्लू हिस्सा है वहाँ पर जो है ये लोकतंत्र के कोई फर्क नहीं लोगों को पड़ता है। तो इन सब में हम ये देखते हैं कि भारत में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में सब जगह जो है वो लोकतंत्र को समर्थन प्राप्त है। इसमें दक्षिण एशिया के प्रमाणों से ये जाहिर है कि समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, और उन देशों में जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, लोगों को अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वे ये भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने को लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र को एक अच्छा परिणाम ही देती है और इसकी हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। अब हम जो है वो दूसरा कारण देखेंगे, वो है आर्थिक समृद्धि और विकास। लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा परिणाम जो है वो है आर्थिक समृद्धि। हम ये देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार आर्थिक रूप से कितनी समृद्ध है। यदि हम 1950 से 2000 के बीच में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार और तानाशाहियों की अगर हम तुलना करते हैं तो
तो हम ये पाते हैं कि जो लोकतांत्रिक शासन है वहां पर विकास की दर है 3.95 और जो तानाशाहियां हैं वहां 4.42 है। इसका मतलब है कि तानाशाहियों में विकास की दर लोकतांत्रिक शासन की अपेक्षा अधिक है। पर अगर हम गरीबी देखते हैं तो तानाशाही वाले देश में 4.34 और लोकतंत्र वाले गरीब देश हैं 4.28। इसका मतलब है कि जहां गरीबी के हिसाब से दोनों देश बराबर स्थिति में हैं, परंतु विकास के हिसाब से हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन की अपेक्षा तानाशाहियों में कुछ जो है वो आर्थिक विकास अधिक है। पर आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड कुछ बेहतर है। पर अकेले इस कारण को के कारण जो है वो लोकतंत्र को हम खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्थिक विकास के कुछ अन्य कारक भी हैं, जैसे देश की जनसंख्या का आकार, दूसरा वैश्विक स्थिति, तीसरा अन्य देशों से सहयोग, चौथा देश के द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताएं। हर देश की आर्थिक प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं, हर देश की वैश्विक स्थिति अलग अलग होती है, जनता का आकार अलग अलग होता है और अन्य देशों से जो उन्हें सहयोग मिलता है वह भी अलग अलग होता है। आर्थिक नीतियां भी अलग अलग होती हैं। तो इसके आधार पर जो है हम ये नहीं जज कर सकते हैं कि अगर वहाँ लोकतंत्र है और तो इसके कारण वहाँ पे आर्थिक समृद्धि हर देश में बराबर होनी चाहिए। आर्थिक समृद्धि के मामले में आपने देखा कि ये सब चीजें भी जो है वो असर डालती हैं। तो तानाशाहियों में जो होता है कि भली आर्थिक स्थिति तो अच्छी होती है, पर तानाशाही में जो है वो लोगों को अपनी उन्नति का उतनी स्वतंत्रता नहीं होती है। वहाँ जो है आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच में असमानता का बढ़ना साथ में होता है। क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरा करने में भी मुश्किल होती है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल तो नहीं हो पाई हैं, पर यह है कि कुछ अन्य देशों के हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं। बांग्लादेश में तो हम देखते हैं कि आधी से अधिक जनसंख्या जो है वह गरीब है। लोकतंत्र वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं, पर लोकतांत्रिक सरकारें गरीबों को, जो विकासशील देश हैं, जनता का बहुत बड़ा हिस्सा है, उन्हें नजरअंदाज भी नहीं करती हैं। अब हम तीसरा देखते हैं सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य का अर्थ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उम्मीद करना उचित है कि वे एक सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएंगी। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर प्रतिद्वंद्विताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं। इनसे टकराने के, विस्फोटक या हिंसक होने का अंदेशा कम हो जाता है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंख फेर लेती हैं। आप देखते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वहां पर सत्ता की साझेदारी अपनाई जाती है। आपने बेल्जियम में देखा, जहां पर जो है वो विभिन्न समूहों के बीच में जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, वहां सत्ता की साझेदारी को अपनाकर जो है ये इस टकराव को दूर करके सामंजस्य स्थापित किया गया। लेकिन जो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंख फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बहुत बड़ा गुण है। लोकतंत्र में व्यवस्था तभी अच्छे से चल सकती है जब बहुमत के साथ अल्पमत का भी ध्यान रखा जाए।
और प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिले। अब इसके बाद हम लोग आते हैं चौथा और अंतिम परिणाम पर, जो है नागरिकों की गरिमा और आजादी। लोकतंत्र में जो है गरिमा और आजादी की चाह लोकतंत्र का आधार है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ लोगों के सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तब पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। महिलाओं के साथ गरिमा व समानता का व्यवहार लोकतंत्र की एक इम्पोर्टेंट शर्त है। इस शर्त को पूरा करना आवश्यक है, तभी लोकतंत्र जो है वो अच्छे से चल पाएगा। क्योंकि महिलाएं जो हैं वो लोकतंत्र में आधी आबादी होती हैं। जब सिद्धांत रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया गया है तो औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत व्यवहारों और मान्यताओं के खिलाफ संघर्ष आसान हो गया है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव न थी, क्योंकि वहां व्यक्तिगत आजादी और गरिमा को न तो वैधानिक रूप से मान्य थी न नैतिक रूप से। यहाँ पर जो है सभी कमजोर वर्गों को व्यक्तिगत आजादी व गरिमा वैधानिक और नैतिक रूप से मान्य है। तो लोकतंत्र के परिणाम में हम ये भी देखते हैं कि जिन देशों में नागरिकों को गरिमा और आजादी का ध्यान रखा जाता है, उस देश में लोकतंत्र अधिक अच्छे रूप से विकसित होता है। अब जो है वो हम आखिरी में निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। ये अंतहीन प्रक्रिया है। एक जांच पर खरा उतरने के बाद दूसरी जांच आकर रही होती है। लोगों की अपेक्षाएं लोकतंत्र से बढ़ती ही चली जाती हैं। एक पड़ाव पार करने के बाद अगली उम्मीद राह देखने लगती है। लोकतंत्र में असंतोष जताना, अर्थात लोकतंत्र के कामकाज में असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को बताना ही तो है। यानी लोग अब सही गलत की पहचान करने लगे हैं। लोग अब प्रजा से नागरिक बन गए हैं। लोगों को अब समझ में आ गया है कि हमारे पास क्या अधिकार हैं, हम किस तरह इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। जब लोग जागरूक हो जाते हैं, जब जनता जागरूक हो जाती है, तो लोकतंत्र अपने आप ही सफल हो जाता है। तो किसी भी चीज के परिणाम से मूल्यांकन करके हम उसकी सफलता या असफलता का पता लगाते हैं। लोकतंत्र उसी देश में अधिक सफल है जहाँ के नागरिक सजग हैं, जहाँ की जनता सजग है। केवल संविधान का लिखित होना, चुनाव होना, राजनीतिक पार्टियों का होना या जनता को लिखित रूप में बुनियादी अधिकार देना ही लोकतंत्र की सफलता का मूल मात्र नहीं है। लोकतंत्र तब सफल है जब वहाँ के नागरिक जागरूक हैं, जब नागरिक वहाँ उन परिस्थितियों का लाभ उठाते हैं और उन जो है परिस्थितियों का लाभ उठा करके अपना विकास करते हैं। धन्यवाद।